जैसे और आप जैसे संगीत प्रेमियों की अपनी अपनी पसंद होती है फिल्मी गीतों में, है ना? मगर हम सब की पसंद की राहें कुछ खास मंजिलों की तरफ जरूर चल पड़ती हैं, और संगीत की उन्हीं मंजिलों में से एक लाजवाब मंजिल है सुरों की मलिका, भावनाओं की बौछार, मोहब्बत की शबनम, लता मंगेशकर। जी हाँ बहनों भाइयों, तैयार रहिए, आज लता मंगेशकर ही है संगीत के सितारों की महफिल की सुपरस्टार। दोस्तों, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लता जी को वैसे तो मैं न जाने कितने वर्षों से जानता हूँ, न जाने कितनी बार उनसे मिला हूँ, घर पे और स्टूडियो में, स्टेज के प्रोग्रामों में, मगर मैं लता जी को दीदी नहीं कहता। हालांकि वो मुझसे 1-2 साल बड़ी है, और दीदी मैं उन्हें इसलिए नहीं कहता कि वो लगती है मुझसे 10, 15, 20, 25 साल छोटी, यानी फुर्ती में भी और शक्ल से भी और आवाज से भी। दीवाना दिल सजना की माने ना, दीवाना दिल सजना की माने ना, ये पगला है समझाने से समझेना, ये पगला है समझाने से समझेना। ठक ठक बोले टूट डोले दिन रहना, ये पगला है समझाने से समझेना, ये पगला है समझाने से समझेना। अपनी रेडियो जिंदगी में बहनों और भाइयों, लता मंगेशकर को कई बार अलग अलग मौकों पर इंटरव्यू किया है, और मेरे पास उनकी कुछ और रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो एलपी या सीडी रिकॉर्ड्स पर या ऑडियो कैसेट से मुझे मिली हैं। इसके अलावा कुछ और लोगों की आवाज में लता की बातें भी है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं संगीत के सितारों की महफिल के कम से कम 4 प्रोग्राम ऐसे कर डालूं जिनमें मेरा जो लता की बातों का खजाना है ना, उस खजाने के सारे हिस्से, यानी सारे तो नहीं, मतलब कुछ हिस्से मैं इन 4 प्रोग्रामों में डाल दूं। तो दोस्तों, आज और संगीत के सितारों की महफिल के अगले प्रोग्राम में 2 हिस्से पेश होने वाले हैं, यानी 4 हिस्सों में से 2 हिस्से पेश होने वाले हैं लता के गीतों के साथ लता की बातों के। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी
जैसे अब है तेरी महफिल कभी ला 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 मुझे मुश्किल नहीं बहनों भाइयों, ये तो यूं ही लता जी ने गुनगुना दिया था एक मशहूर गजल का मतला, यानी पहला शेर कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। लेकिन हकीकत तो ये है कि जब लता बात करने पे आती है ना तो काफी कुछ कह लेती हैं और उनके हर कथन से सुर बिखरते हैं। लीजिए मैं आपको सुनवाता हूँ एक हिस्सा लता के उस इंटरव्यू से जो मेरे लिए रिकॉर्ड किया हुआ उनका पहला बाकायदा इंटरव्यू था। लता ने जिस इंसान से संगीत की सबसे पहली प्रेरणा पाई वो थे जाहिर है उनके पिता दीनानाथ जी मंगेशकर, जिनके बारे में कुछ खास बातें बताई थी लता जी ने मुझे उस इंटरव्यू में। बचपन ही से मेरा कोमल हृदय अगर किसी व्यक्ति से प्रभावित हुआ है तो वो मेरे पिता ही थे, जो न सिर्फ मेरे पिता थे बल्कि एक बहुत बड़े कलाकार भी। इन तमाम रिश्तों से वे बहुत आदरणीय थे। सही बात है लता जी। फिर वो मेरे पूज्य पिता ही नहीं, मेरे निकट के मित्र जैसे भी थे। और मित्र भी कौन से, जिंदगी के सबसे पहले मित्र। इसलिए आज भी अपने सुख दुख में मैं हमेशा उन्हें अपने निकट पाती हूँ। एक बात सुनाऊं आपको अमीन साहब? जरूर लता जी। बात जब की है जब मैं कोई 5-6 साल की थी। एक बार पिताजी घोड़े पर से गिर गए। अच्छा। और उनका पांव काफी सूज गया। जब डॉक्टरों के इलाज से भी फायदा न हुआ तो उन्होंने फर्स्ट खोलने वाले को बुलवाया। अच्छा। यानी जो एक तरह से ऑपरेशन करके थोड़ा खून चूस कर थूक देते हैं जी। वो आदमी कुछ गुनगुना रहा था। पिताजी ने सुना तो वो उसकी ओर आकर्षित हुए और पूछा, गाते हो? वो बोला, बस थोड़ा सा यूं ही गा लेता हूँ। पिताजी ने अपनी तकलीफ भूलकर उससे कहा, सुनो। उसने सुनाया तो पिताजी बहुत खुश हुए और उससे कहा, तुम ये मुझे सिखा के जाओ। अच्छा? जी हाँ, मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ कि पिताजी एक मामूली आदमी से सिखाने को कह रहे हैं, भला वो भी कुछ सीख सकते हैं? मैंने पूछा तो पिताजी ने कहा, आदमी कितना ही सीख जाए, वो हमेशा एक विद्यार्थी, एक शिष्य रहता है। दुनिया में सीखने को बहुत कुछ है और हर आदमी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। और अब देखिए कुछ और रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही हैं मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग्स के साथ। मेरे पिताजी खुद क्लासिकल सिंगर थे और ग्वालियर घराने के वो शिष्य थे। हमारे घर में म्यूजिक तो दिन रात चलता था। याद होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पिताजी किसी को सिखा रहे थे गाना और वो उठ के चले गए बाहर। लड़का गा रहा था तो मैं खेल रही थी बाहर। मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ठीक नहीं गा रहा है, इसलिए मैं अंदर गई और मैंने कहा, ये ऐसा नहीं ऐसा है, गा के मैंने बताया। पीछे से मेरे पिताजी आ गए और उन्होंने सुना। सुन के उन्होंने मेरी मदर को बुला के कहा कि देखो, हमारे घर में तो एक अच्छा गवैया है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो मुझे दूसरे दिन उन्होंने उठाया और सुबह 6 बजे कहा कि तानपुरा लो और गाने के लिए बैठो। और वो दिन था जो मैंने उनसे गाना सीखना शुरू किया। हमारे घर में फिल्म म्यूजिक इतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक तो मेरे पिताजी बड़े कंजर्वेटिव थे। हम लोगों को फिल्में देखना मना था, सिवा के न्यू थिएटर्स की। तो उनका ये कहना था कि न्यू थिएटर्स की जो फिल्में होती हैं वो बहुत सोबर होती हैं और उनका म्यूजिक भी अच्छा होता है। पर इसमें एक चीज थी कि उनको सैगल का गाना पसंद था। सैगल साहब को मैं भी पसंद करती थी, तब मैं उनके गाने गाया करती थी घर में। मैं क्या जादू है
आज आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर के गीतों के साथ साथ लता की बातें। अभी कुछ देर पहले आप शायद चौंके होंगे बहनों भाइयों कि सहगल का मशहूर गीत मैं क्या जानू क्या जादू है लता की आवाज में कैसे आ गया हम। तो दोस्तों, एक बड़ा अच्छा डबल एल्बम निकला था जिसमें लता जी ने श्रद्धांजलि पेश की थी कई मशहूर गायकों को, और उसी में लता जी ने सहगल साहब का ये मशहूर गीत खुद अपनी आवाज में गाया था। और बहनों भाइयों, मैंने जब गीतमाला की 41वीं सालगिरह टीवी पर मनाई थी ना, तो उसमें एक बड़ी अजीब बात बताई थी लता जी ने के.एल. सहगल साहब के बारे में। जरा सुनिए तो। अमीन भाई, ये बात शायद 47 की है। उस समय मैं फिल्मों में एक्टिंग करती थी मास्टर विनायक के यहाँ। इतना काम नहीं था मेरे पास, मुझे पैसे भी बहुत कम मिलते थे, और मैंने थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जमा किए थे और वो मैंने ले जाके एक रेडियो खरीदा, क्योंकि उस वक्त मुझे रेडियो सुनना बहुत अच्छा लगता था, बहुत सारे गाने आते थे। और मैंने वो रेडियो रखा और बहुत आराम से मैं बैठी और चलाया। तो उस समय मैंने देखा कि अचानक न्यूज आई कि सहगल साहब का देहांत हो गया, और वो सुनने के बाद मैं इतना रोई हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि बचपन से मेरे पिताजी के बाद सहगल साहब का गाना मुझे अच्छा लगता था। मैं उनके गाने गाया करती थी, कॉपी करती थी मैं उनके गानों की, और मुझे उनको मिलने की बहुत इच्छा थी, पर मैं मिल नहीं सकी। और ये न्यूज सुनने के बाद मुझे बहुत ही दुख हुआ, और वो रेडियो मैंने उठा के उसी दिन बेच डाला। मैंने कहा अब सुनना ही नहीं मुझे रेडियो। लता जी के बचपन के बारे में भी मेरे पास कुछ बड़ी मजेदार बातें हैं उन्हीं की आवाज में। लीजिए सुनिए, उनके घर का माहौल जो था वो कैसा था बचपन में, भाई बहन कैसी शरारतें किया करते थे। हमारी बिल्डिंग में जितनी लड़कियां रहती थी या लड़के, मैं सबके साथ खेलती थी, और मेरे खेल बहुत खराब थे। मैं टायर होता है ना, उसके बीच में मैं बैठती थी, बहुत बदमाशी करती थी। मैं दरख्त पे चढ़ना और अमरूद तोड़ना, और बहुत मैं मशहूर थी वहाँ पे। सारा दिन मैं हाथ में लाठी लेके घूमती थी। मेरी सहेलियों के साथ या उषा आशक हम सब आपस में ड्रामा करते थे। कोई पिक्चर देख के आए तो घर में वही होता था। फिर मैं हीरो और आशा तो कोई मतलब राजा की लड़की, और मीना जो थी वो कोई दुष्ट औरत है। उसमें बहुत मस्ती करते थे हम लोग। लारे लप्पा लाई रखदा, लारे लप्पा लाई रखदा, लारे लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, ओ देकर झूठे लारे, ओ देकर झूठे लारे, लारे लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा, लारा लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। बड़ा अच्छा किस्सा मैं आपको सुनाऊं। उस वक्त तो आना दो आने होते थे ना, तो एक दिन मेरी माँ ने कहा, नौकरानी को कहा कि जाके जरा साबुन ले आ दो आने का। तो वो वापस आया, कहने लगी ये दो आनी झूठी है, वो ले नहीं रहा है। तो मैं जानती थी उस दुकानदार को, उसका नाम चिलिया था। तो मैंने कहा ला, मैं लाती हूँ। मैं भाग के गई और उसको कहा चिला सूप दो। उसने कहा अच्छा। तो मैंने कहा देख ये पैसे डाल रही हूँ। उसकी पेटी में मैंने पैसे डाल दिए, तो वो झूठे थे। मैं साबुन लेके घर आई। मैंने कहा देख मैं लेके आई। तो मेरे पिताजी ने सुना, कहने कैसे लेके आई तू? तो मैं चुप हो गई।
तो मेरी माँ ने कहा बता कैसे लेके आई? मैंने कहा वो मैं डाल के आई वहाँ पैसे। पहले झूठे थे? हाँ। अच्छा, इन्हें ये 2 आने ले जा और उसकी माफी मांग और ये पैसे उसको देखे। ओ बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल भुला न देना, आज हंसे कल भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। महल बनाए प्यार का जिसमें दीप जलाए, दूर देश एक महल बनाए प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, के दिन भुला न देना। और अब जरा सुनिए बहनों और भाइयों कि लता जी के कदम बचपन की दहलीज पार करके जवानी में पहुंचने जब लगे तो वो कदम फिल्मों की तरफ कैसे मुड़े। मैंने 45 में बॉम्बे आई। बॉम्बे में नाना चौक में एक जगह है जहाँ हम लोग रहने लगे। हमारी कंपनी में एक कैमरामैन थे, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है, उनको एक नई सिंगर की जरूरत है, तो तुम अगर गाना चाहो तो चलो। हरिश्चंद्र बाली उनका नाम था। उनको मैंने गाना सुनाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। जब उनके गाने में रिकॉर्ड कर रही थी तब एक एक्स्ट्रा सप्लायर होते हैं ना हमारी फिल्मों में, वो एक आया। उसने मुझे आके कहा कल तुम फिल्मिस्तान में आना, वहाँ मास्टर गुलाम हैदर आए हैं, उन्होंने तुमको बुलाया है। जब मैं मास्टर जी को मिलने गई तो उन्होंने कहा तुम गाना सुनाओ। मैंने एक गाना उनका सुनाया, उनकी पिक्चर का कोई था। गुलाम हैदर साहब से मैंने एक बात सीखी थी कि बोल बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और दूसरी बात उसमें ये थी कि जहाँ बीट आता है वहाँ जो बोल आएगा उस पर थोड़ा सा जोर देना ताकि गाना एकदम उठे। बाद में मैंने गाना शुरू किया तो अनिल विश्वास जैसे आए। अनिल दा ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखा, जैसे गाने में सांस कहाँ छोड़नी चाहिए, कहाँ लेनी चाहिए, तो ये मैंने उनसे सीखा। यहाँ तक कि मैं माइक के सामने होती थी तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैंने कहाँ सांस ली, कहाँ छोड़ी। दूसरी बात मैंने उनसे ये सीखी कि कोई सुर लगाना है तो कितना मतलब फेड इन फेड आउट करना।
प्यार करते थे। मैंने पहले तो उनकी जिद्दी पिक्चर में गाया था, उसके बाद मैंने महल में गाना शुरू किया। तो जब आएगा आने वाला गाना उन्होंने बनाया और वो जब गाना चला है तो वो खिमचंद जी हॉस्पिटल में थे और वो कितना चला आगे वो नहीं सुन सके। प्लेबैक में तब बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर थे छोटे मोटे और हम लोग इतनी जगह जाके गाते थे तो याद ही नहीं। पर जो उस वक्त जो मेरी फिल्में चली, जो गाने चले, उसमें से हुस्नलाल भगत राम का गाना था मेरा चले जाना नहीं या चुप चुप खड़े हो, ये गाने बहुत चले थे। उसी तरह श्याम सुंदर जी थे, बहुत ही अच्छे गाने बनाते थे। साजन की गलियां छोड़ चले या लाहौर के बाहर हम फिर भी आएंगी, बहुत अच्छे गाने थे। में कुछ देर पहले, अभी कुछ मिनट पहले आपने सुना था लता मंगेशकर का शमशाद बेगम के साथ गाया हुआ मशहूर गीत बचपन के दिन भुला न देना, फिल्म दीदार का। तो अब कुछ बातें सुनिए लता से दीदार के संगीतकार, बल्कि संगीतकार आजम नौशाद के बारे में, और नौशाद से सुनिए कुछ बातें लता के बारे में। जिस तरह से कुंदन लाल सहगल, मुकेश, मोहम्मद रफी, हेमंत कुमार अपनी जगहें छोड़कर चले गए, उनकी जगह पूर्ण नहीं हुई है। लता मंगेशकर जिसका नाम है, लता मंगेशकर को खुदा करोड़ों बरसों जिंदा रखे। जब भी वो रिकॉर्डिंग के लिए आई तो वो अपने म्यूजिक हॉल के बाहर चप्पल उतार देती थी और उस दरवाजे को ऐसे चूमना कि जैसे सरस्वती के मंदिर में आए। नौशाद साहब का एक बहुत ही अलग स्टाइल था, पर उनको भी परफेक्शन का बड़ा ही ये था कि भाई ये होना ही चाहिए, और उनको
ये सब मालूम होता था। लता गा रही है तो उसका सुर ये होना चाहिए, वो इतना ऊंचा गा सकती है। रफी साहब गा रहे हैं, उनका ये होना चाहिए। तो उनके गाने में कभी तकलीफ नहीं होती थी। बहुत भले और बहुत अच्छे इंसान। लता की आवाज के साथ करीब करीब सभी महान संगीतकारों की धुनें जुड़ी बहनों भाइयों, और कुछ संगीतकार तो बड़े ही करीब थे मंगेशकर परिवार के, जैसे वसंत देसाई। वसंत देसाई का म्यूजिक जो था वो मैं कहूँगी पूरा मराठी था, क्योंकि वो प्रभात में थे और शांताराम जी के साथ यहाँ आए थे, तो उनके म्यूजिक में बहुत मराठी झलक होती थी और उनके गानों में आपको हमेशा क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा नजर आएगा। लता की बातों की साथ में लता के गीत भी आ रहे हैं। अभी अभी जो गीत आपने सुना उसके संगीत निर्देशक वसंत देसाई थे, और क्या आप जानते हैं कि एक पुराने इंटरव्यू में खुद वसंत देसाई साहब ने मुझे बताया था लता और आशा के शुरू के दिनों के बारे में। जब ये दोनों बच्चियां थी 8-8, 10-10 साल की, आपको शायद याद हो अमीन साहब, उस जमाने में शांताराम जी ने फिल्म बनाई थी अमर भोपाली। अरे दादा, वो तो इतनी मशहूर फिल्म थी कि आज भी लोगों को याद है। अमीन साहब, उसमें मैंने लता जी को सबसे पहले गवाया था संध्या जी के लिए। अच्छा अच्छा। वैसे ही आशा कोई 9-10 साल की होगी जब के दाते साहब की फिल्म अंधों की दुनिया के लिए मैंने राजकमल में उससे गाना रिकॉर्ड कराया था। अच्छा अच्छा, ये के दाते यानी जो दुनिया न माने और झनक झनक पायल बाजे में मशहूर कलाकार। हाँ साहब, अच्छा, बड़े 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 कलाकार थे वो तो। तो अमीन साहब, मेरे ज्यादातर गीत इन्हीं दो बहनों ने गाए, क्योंकि हमारा ढंग इन्हें और इनका गला हमें मालूम है जी। लता ने मेरे गीत दिल का खिलौना हाय टूट गया, तेरे सुर और मेरे गीत, और झनक झनक पायल बाजे का वो मीरा का भजन, अच्छा, जो तुम तोड़ो पिया। हाँ, कितनी खूबसूरती से गाए हैं। सही बात है। तो इन दोनों बहनों में इतना टैलेंट है कि क्या बताओ अमीन साहब। सही बात। हर तरह के गाने आसानी से गा लेती है। इसका एक कारण यह है कि इन दोनों को आवाज के साथ साथ जो दिमाग मिला है वो भी संगीत के लिए उचित है। हाँ, बिल्कुल सही बात है दादा। अगर सिर्फ आवाज अच्छी हो और समझने की बुद्धि न हो तो आदमी अच्छा गायक नहीं बन सकता। वसंत देसाई के लिए भी लता मंगेशकर ने कई मधुर गीत गाए थे साहब। इस वक्त जो गीत बहुत याद आ रहा है मुझे वो है ये।
जिन संगीतकारों ने लता को अपनी सुर रचनाओं का अमृत प्रदान किया था, उनमें एक खास संगीतकार थे मदन मोहन। मदन भैया के बारे में मैं ये कहूंगी कि जब भी रिकॉर्डिंग होती थी तो उनका यही एक होता था, रिहर्सल वगैरह करते थे तो गाते रहते थे और मुझे कहते थे अच्छा इसमें जो तुमको ठीक लगे वो तुम उठा लो। घर की बात थी, मैं घर जाती थी, कभी कभी मैं सारा दिन उनके साथ रहती थी। खाना बहुत अच्छा बनाते थे। म्यूजिक डायरेक्टर मेरे हिसाब से बहुत बड़े थे। जैसे गजलें उन्होंने बनाई फिल्म के लिए किसी ने नहीं बनाई। बहुत लोगों ने कोशिश की और आज भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि मदन मोहन के स्टाइल की गजलें बनाए, और कोई बना नहीं सकता है। बहनों भाइयों, क्या आप जानते हैं कि मदन भैया से लता जी की मुलाकात कितनी पुरानी थी? जरा सुनिए तो उन्होंने एक इंटरव्यू में मुझसे क्या कहा था। मरहूम गुलाम हैदर साहब के संगीत निर्देशन में फिल्म शहीद के लिए मैंने एक डुएट रिकॉर्ड किया था मदन भैया के साथ। यानी मदन जी ने आपके साथ गाया? जी हाँ, पहले वो गायक की हैसियत से तो आए थे फिल्मी दुनिया में। अच्छा। हालांकि उनके पिताजी राय बहादुर चुनीलाल बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर और स्टूडियो मालिक थे। लेकिन आपने शहीद में मदन जी के साथ जो गाना गाया था लता जी, उसका रिकॉर्ड बना था? जी नहीं, वो गाना फिल्म में रखा ही नहीं गया। अच्छा। इसीलिए उसका रिकॉर्ड भी नहीं बना। तो शहीद के लिए हम दोनों ने जो गाना रिकॉर्ड किया था जी, वो भाई बहन का गाना था, और वही भाई बहन का नाता हमने जीवन में भी जोड़ लिया। अच्छा, ये बात थी। अब जरा ये सुनिए कि उनको संगीत की कितनी बड़ी देन थी। जी। अहमद का ये हाल था कि बस हारमोनियम लेकर बैठते और धुन चुटकियों में बन जाती। कभी मोटर चलाते हुए, लिफ्ट में ऊपर या नीचे आते हुए भी धुन तैयार हो जाती। मदन भैया 1-2 साल मिलिट्री में थे और शायद इसी वजह से उनके बर्ताव में एक ऊपरी सख्ती हुआ करती थी। कई बार बड़े रफ से लगते थे, बातें खरी खरी मुंह पर सुना देते थे। प्यार भी उनका यूं होता था कि बस हाथ उठाया और धम से मार दिया। मगर ये सख्ती सिर्फ ऊपर की थी, अंदर से तो वो बड़े भावुक थे और बड़े नर्म। और ये नरमी, ये भावुकता कभी कभी अपनी झलक दिखला जाती थी दिल को छू लेने वाली धुनों में ढलकर।
इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार एक बहुत बड़े अवार्ड्स फंक्शन के लिए मैंने हिसाब लगाया था बाकायदा गीत कोश देखकर कि लता मंगेशकर ने कितने संगीतकारों के लिए गीत गाए थे। भाई वो गिनती क्या थी यही तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन 150 या 200 संगीत निर्देशकों के साथ तो लता जी ने काम किया ही होगा, और वो भी कई भाषाओं में। उनके एक बड़े फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे दादा सचिन देव बर्मन। बर्मन दादा हमेशा डरे रहते थे। उनको लगता था लता अगर नहीं आई तो गाना मेरा क्या होगा। वो खुद जब गा के बताते थे तो हम लोगों को थोड़ी मुश्किल होती थी कि आप दादा की तरह कैसे गाए, तो उनकी आवाज जरा सी टूटती थी, तो वो हम नहीं कर, मतलब मैं नहीं कर सकती थी। पर मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि दादा ये कैसे गाऊं, तो वो बताते थे कि तुम ये इस तरह गाओ तो अच्छा लगेगा। जब वो बहुत अप्रिशिएट करते थे तो उनकी खास बात थी पान खिलाते थे क्योंकि वो खुद पान खाते थे और वो पान किसी को नहीं देते थे, पर जिसको दिया वो समझ लीजिए कि वो उससे बहुत खुश है, और वो मुझे हमेशा देते थे। जी हाँ, पान भी दिया करते थे दादा बर्मन लता जी को, और साहब क्या क्या खूबसूरत तरने दे गए वो लता जी को। आपने संगीत के सितारों की महफिल के सचिन देव बर्मन वाले प्रोग्राम में सुनी होगी बर्मन दादा को दी हुई लता मंगेशकर की श्रद्धांजलि। उसके कुछ अरसे बाद लता जी ने एक और बड़े खूबसूरत इंटरव्यू में दादा बर्मन के बारे में और भी कुछ बताया था, सुनिए। बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मशाल का गाना था वो, जो शायद उनके साथ मेरा पहला गाना था, हंसते हुए चल मेरे मन। जी जी जी। फिर कई गाने मैंने गाए उनके लिए, जैसे मुनीम जी का गाना जीवन के सफर में राही, बुज़दिल का गाना रोते रोते गुजर गई रात, या झंझन झंझन पायल बाजे, टैक्सी ड्राइवर का जाए तो जाए कहा, जो तलत भैया ने भी गाया, और एक गाना फिल्म सजा का जो आज गाने को जी चाह रहा है उनके लिए। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। अगर यूं कहा जाए कि संगीत ही सचिंदा का पूरा जीवन था तो गलत न होगा। जागते सोते उठते बैठते, सैर करते हुए या फुटबॉल मैच देखते हुए उनका तन मन केवल संगीत ही में मस्त रहता। उनका संगीत समर्पण इतना गहरा था कि सचमुच हम सब के लिए सीखने की बात थी। लेकिन लता जी, फिर क्या वजह थी कि बीच में आपने यकायक बर्मन दादा के गीत गाने छोड़ दी?
मुझे ठीक से आज भी पता नहीं कि वो सिलसिला कैसे टूटा था। पहल उनकी तरफ से हुई थी या मेरी तरफ से। याद है तो सिर्फ इतना कि न जाने क्यों दोनों खींचे खींचे से रहने लगे। उस दूरी से मुझे जितनी तकलीफ हुई थी, मुझे यकीन है उनको भी उतनी ही हुई होगी, क्योंकि बहुत प्यार करते थे वो मुझे। अच्छा, तो फिर सचिंदा से सुलह किसने करवाई लता जी? सुलह करवाई इस बात में कि पंचम बड़ा हो गया जी, यानी पंचम यानी राहुल देव बर्मन। हाँ, तो वो बड़ा हो गया और उसको म्यूजिक डायरेक्शन के लिए पहली फिल्म मिली, छोटे नवाब जी। उसके लिए पंचम ने शास्त्रीय आधार पर एक धुन बनाई और दादा को वो धुन गाकर सुनाई। धुन सुनते ही दादा ने मुझे फोन किया और बोले, देख लोता, हमारा पंचम म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाला है, तू उसका एक गाना गाएगा? जरूर गा, हम तेरे को बोलता है। बस उस टेलीफोन ने बरसों की दूरी को पल भर में खत्म कर दिया और मैंने पंचम का वो गाना गाया। घर आजा घिरे बदरा सवरिया, घर आजा। फिर उनके साथ गाने का नया दौर शुरू हुआ, बंदिनी के गीतों से। जब से तू आया मेरे द्वारे, तू मेरे रंग गए सांझ सतारे, तू अखियों से जानी बेटी बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे जोगी, जब से तू आया मेरे द्वारे। संगीत के इस जोगी शहजादे का नेचर बिल्कुल बच्चों जैसा था। धुन अच्छी बनती तो उछल पड़ते, बात न बनती तो पहले मुरझाते, फिर परेशान होते और परेशानी एक नई धुन में ढल जाती। फिल्मी सिचुएशन में डूबकर धुन बनाना और रिकॉर्ड करवाना उनकी खास आदत थी। मुझे याद है ज्वेल थीफ का एक गीत रिकॉर्ड करना था। दादा मुझसे कहने लगे, देख लोता, विलन का आदमी ने देव को बांध दिया है, तू विलन के ग्रुप का लड़की है, मगर तेरे को दिल से थोड़ा थोड़ा प्यार हो गया है, तो ऐसा मूड बनाकर गाना। हाँ, सचिंदा जब हम सबको छोड़ गए तो काफी उम्र थी उनकी, 70 से भी ज्यादा, लेकिन अंतिम घड़ी तक उनका मन भी उसी तरह जवान रहा जिस तरह उनका संगीत जवान था, और हमेशा हमेशा रहेगा। रुला के गया सपना मेरा, रुला के गया सपना मेरा, बैठे हूँ कहाँ कहूँगा, रुला के गया सपना मेरा।
शब्दों में सुरीली तस्वीरें देखने का ये सिलसिला मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म भी होगा। बड़े लाजवाब संगीतकारों की तस्वीरें हैं ये जो लता हमें अपनी बातों से दिखा रही हैं। एक म्यूजिक डायरेक्टर जिनकी कला की बड़ी जबरदस्त कदरदान थी लता जी, वो थे सलील चौधरी। मुझे उनके साथ गाने में बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत मुश्किल होता था। फोक का भी होता था तो भी उनका एक अपना स्टाइल होता था। गानों का यानी बनाने का जो एक ढंग था वो भी ऊपर नीचे इतने सुर होते थे, बजाने वाले घबरा जाते थे। जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, जिया लागे तो हमारा भी नहीं लगेगा जब आज लता की बातें खत्म होंगी, प्रोग्राम का समय खत्म होने के साथ साथ, और हम चाहे कुछ ही समय के लिए बिछड़ जाएंगे एक दूजे से भी और लता की बातों से भी, है ना लता जी? आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे। मगर नहीं, आप फिक्र न करें, आपके इस रेडियो साथी अमीन सायानी ने लता मंगेशकर की बातों और गीतों का अगला प्रोग्राम ही तैयार कर लिया है जो आप तक बहुत जल्द पहुंचेगा। उस दिन की क्या जी नहीं, इंतजार ज्यादा नहीं करना होगा आपको, बस संगीत के सितारों की अगली महफिल तक इंतजार होगा। हाँ, सुनिएगा जरूर। और इस बीच अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहें, तारीफ या सवाल या राय या शिकायत, तो ईमेल कर दीजिए या करवा दीजिए इस पते पर aminsayani@gmail.com, aminsayani@gmail.com। ओके, अच्छा तो नमस्ते, आदाब।